अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इस डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पीजे मीर साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ सलमान गनी साहब हैं, ये भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं मुबशर बुखारी साहब, ये भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। जबकि हमारी बात जो है वो जूम के ऊपर होगी जनाब कमरजमान कायरा साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और किसी ज़ाहिर है तारुफ के मुहताज नहीं हैं। मैं पहले इधर जो हमारी इस वक्त स्टूडियो में लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, यानी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया जो कि एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे वो मुनसफाना होंगे। और चूँकि सवाल जो था वो रिलेटेड था पीटीआई चेयरमैन को लेकर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन में हो या ना हो, इंतखाबात बाहर मुनसफाना होंगे। मगर इस बात को एक बाकायदा इशू बना लिया गया और एक ख़ास पार्टी ने तो बनाना ही था, अदरवाइज़ जो एक बाकायदा सेक्शन है उन्होंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। और एचआरसीपी की जानिब से भी इस पर कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई और तनकीद की गई और ये खदशा जाहिर किया गया कि जैसे एक पार्टी को आउट करने की बात की जा रही है इलेक्शन में से, अगर इसकी वजाहत बार बार आ गई मगर फिर भी इस पर बात की जा रही है। तो ये जो हमारे इस वक्त यहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और तजिया कर रहे हैं, ये इस बयान को किस तरह से देखते हैं और क्या इनको ऐसे ही लगता है जैसे कि एचआरसीपी वाले कह रहे हैं, या एक सेक्शन ऑफ प्रेस जो है इसको जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं इस बयान के हवाले से? लेकिन जी, जब एक सेनेटर कोई होता है, वो जब बयान देता है वो एक मुख्तलिफ आपके लोग के एंगल का होता है और लेवल का होता है। तो जब एज विद प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब आप बयान देते हैं, वो एक अपग्रेडेड एक बयान होता है और उस अपग्रेड के अंदर ये अभी इतने ट्रेन नहीं हुए। ऑब्वियसली आप इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, इनका ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉम अ सेनेटर इनटू अ प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, वेदर इवन केयर टेकर। तो ये जो बयान उन्होंने दिए हैं, इस पे बिल्कुल आपने सही कहा है, इसके दो सेक्शंस बन गए और इसको एक कंट्रोवर्सी में आपने तब्दील कर दिया और इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट कर दी है। व्हाट ही मेंट इज़ कि पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बाकी जो लीडर्स इनको आपने बंद किया हुआ था, वहाँ भी इलेक्शंस हो गए थे और जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। तो इलेक्शंस नहीं रुकते हैं। तो आई थिंक इसको मिसकंस्ट्रू कर दिया गया कि शायद ही मीन्स कि शायद इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, हालांकि उन्होंने फौज का भी कह दिया कि उसकी कोई डिस्क्वालीफाई तो वो ऑलरेडी हैं। देखिए, वो डिस्क्वालीफाई तो ऑलरेडी हैं। नहीं जी, इसकी भी दो इंटरप्रिटेशन है। जब आपने उनको बाहर निकाल दिया है, आपने सज़ा ख़त्म कर दी है, तो कई जजेस कहते हैं, मेरे दो चीफ जस्टिस से बात हुई है। नहीं सर, वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई ना, वो सज़ा अपनी जगह पे मौजूद है, सस्पेंड है और कन्विक्शन मौजूद है, तो नाअहली भी मौजूद है। वो इसमें बहुत क्लियर है, कानून इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो नाअहली उनकी मौजूद है। बाहर ज़ाहिर है कि कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको देखेगी किस तरीके से वो इसको नरेट करते हैं, या वो उसको रिलीफ देते हैं नहीं देते, ये तो अदालतों का मामला है। बट साहब, यही तो हमारा एक डायलेमा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्लॉज को चार इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं और हम पूरे मीडिया में उसको फिर हम एनालाइज कर रहे हैं। इसको रेक्टिफाई करें और इसको वो इतना क्लियर करें कि आज जो सारी बहस सुप्रीम कोर्ट से लेकर डाउन टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, हम उसको इंटरप्रिटेशन के अंदर मारे जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो एक खला क्रिएट कर रहे हैं फॉर अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, ये एक बड़ा डेंजरस है। नहीं सर, वो मैं गुजारिश करूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैंने पहले केसेस देखे हैं उसमें ये बहुत क्लियर बात है। 63A का अगर आप उसकी बहुत सारी शिकें हैं, अगर आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो ये बहुत क्लियर बात है कि जो हैं अपना पीटीआई चेयरमैन, उनको जो सज़ा हुई और उसके बाद उनकी सज़ा यानी वो मुअत्तल हुई है, कन्विक्शन अपनी जगह पर मौजूद है, जब तक कि वो बरी नहीं हो जाते। जब वो बरी होंगे फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। ये एक वो पोजीशन है जो पहले कई बार इस पर बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारे अंदर
शायद गनी साहब ऐसा कुछ हो जाता है कि हम हर बात को अपने मानी पहनाना शुरू कर देते हैं और अपने मतलब दी गल विचों कढ़ने हैं कि हमारा मतलब ये है। बड़ी सीधी सी स्टेटमेंट है कि इंतखाबात बहरहाल मुनसफाना होंगे, आप हों या ना हों, इंतखाबात मुनसफाना होंगे। बट सर इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब निगरान हुकूमतों को आपने आइनी पोजीशन दी थी तो माजी के अंदर भी उस वक़्त ऐसी कैफियत पाकिस्तान के अंदर तारी नहीं थी। वो लोग जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क भी करार देते थे ना, वो टेबल पे बैठते थे, टेबल पे बैठ के कंसेंसस होता था, कभी ये इश्यूज नहीं थे बने। देखें निगरान प्राइम मिनिस्टर अमेरिका और बरतानिया के विजिट पे गए हैं, आज उनका वहाँ पे बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात। उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया हुआ है, आप इलेक्शन को या हम इलेक्शन को अफराद के साथ तो मशरूत नहीं कर सकते। क्या नवाज शरीफ को नाअहल नहीं था किया, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके। नहीं, मैं यही कहता हूँ ना कि पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, यहाँ पर हमने सारी सियासत को अफराद के साथ मशरूत कर दिया है। और मैं आपको आज बता दूँ कि तहरीक इंसाफ हिस्सा होगी इलेक्शन का, उनका इंतखाबी निशान भी होगा। अब बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर दुनिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन करवाना है, तो भट्ट साहब एक प्रेशर भी है पाकिस्तान पे, इसलिए कि आप देखें ना कि आपका अमेरिकी इन्वेस्टर फिर रहे हैं ना लोगों के पास, और वो भी उसके बाद आलमी इदारों के लोग भी पाकिस्तान के अंदर आएंगे। इलेक्शन फेयर करवाना निगरान गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। और पहली दफ़ा आप देखें कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले कभी पोलिटिकल पार्टी से मुशावरत नहीं था करता, और तहरीक इंसाफ ने भी जो इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल है उसमें वो शामिल हुई है। और बात यह कि नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया था तो किस बुनियाद पे था, और ये साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं ये मुद्दई थे उनके खिलाफ। देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में, दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप एक दूसरे को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, आप 74 साल आपकी हिस्ट्री है कि उन्होंने रिजर्वेशन ज़रूर जाहिर किए डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, उन्होंने कभी हमले नहीं किए। और वो लोग हमले कर रहे थे जो कहते हैं जी कानून की बालादस्ती पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। मगरिब में मगरिब को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। सर जो बात एक्चुअली मैं बुखारी साहब के पास जाना चाहूँगा। बुखारी साहब जो असल बात है ना वो ये है कि एज पर लॉ मुनसफाना का मतलब है कि इंसाफ पर मबनी होगा जो होगा। इंसाफ ज़ाहिर है कानून के मुताबिक होना है। एक छोटी सी बात में क्लियर कर दीजिए। देखें जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर वो बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बाकी जो लोग कानून के तहत पाबंद हैं वो अदालतें मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो भी सरेंडर करेंगे, और पॉलिटिशियन्स हमेशा अदालतों के सामने सरेंडर करते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं करती। जी बुखारी साहब आपका मैं टेक लेके फिर अगली बात करता हूं। भट्ट साहब, पीजे साहब ने और सलमान साहब ने तो बात कर दी, लेकिन वही बात प्रॉब्लम हमारे फ्रेज़ में है। जो मुनसिफाना की बात आपने शुरू की, अब मुनसिफाना मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के हवाले से हमें ये लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप बताइए शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन होंगे और उसके एज इट इज़ रिजल्ट। हाँ, ये बुनियादी तौर पे फ्रेज़ जो इस्तेमाल किया गया ना, उस पे फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और दूसरी बात, चूँकि आपने इलेक्शन कमीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, जब आप इस तरह की एश्योरेंसेस देना एकदम शुरू हो जाएं केयर टेकर्स, तो उस पे वैसे ही आपको पता है डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। माजी में तो हमने यहाँ तक की मिसाल देखी, आपको याद होगा गुलाम इसहाक खान साहब ने, उन्होंने एश्योरेंस दी नहीं, एक्चुअली सवाल हुआ जिसका जवाब में ये बात जी बिल्कुल एश्योरेंस, सवाल के जवाब में भी एश्योरेंस ही दी ना। तो उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसका स्पेसिफिक जवाब दे दिया। अब तो ऑफ कोर्स इसका स्पेसिफिक जवाब मेरा ख्याल है कि ये बनता था कि जो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन होते हैं वही करवाएंगे, सीधा सीधा। उसमें ज़्यादा आपको रेटरिक की ज़रूरत नहीं है। माजी में तो ये भी तो होता रहा है, वैसे ऐसे इशू बना लिए, मुझे नहीं समझ आई कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये स्टेटमेंट। माजी में आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट टॉपल की, और उसके बाद गुलाम इसहाक खान साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि मुर्दे को नहला दिया है, अब दफनाना आपका काम है, जबकि केयर टेकर सेटअप इंस्टॉल था। ये मैं 90 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो भी उस वक्त के मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना थे। अच्छा, पाकिस्तान में ज़ाहिर है चूँकि इलेक्शंस जो हैं उनको उनके रिजल्ट्स को मानना एक मसला रहा है शुरू से, और
ये बात भी दुरुस्त है कि हम इंतखाबात जो हमने आज तक देखे हैं, विटनेस किए हैं, हम सभी जर्नलिस्ट हैं, और पीजे मीर साहब ने तो खैर मेरा ख्याल 70 के भी देखे होंगे। वो मिसाल दे देना, वो जो हम जब कहते हैं ना फेयर एंड फ्री, तो सबसे फेयर एंड फ्री तो फिर रेफरेंडम हुआ कि 11 बजे तक फेयर होता है, उसके बाद फ्री हो जाता आज है। वो परवेज मुशर्रफ वाला हो या 19 दिसंबर 1984 जनरल जिया वाला हो, वो बल्कि वो तो फ्री फॉर ऑल होता है। ठीक है, तो ये बात अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा हमें किसी जगह पे बुखार से कानून भी तले आना चाहिए ना। सियासी जमातें हैं, आप मेरी बात सुने, सियासी जमातें जो हैं वो हमले नहीं करती हैं। 9 मई वाले वाक़यात जो हैं, इस तरह के वाक़यात सियासी जमातें नहीं करती हैं सर। और अगर किसी ने किया है तो उसको अगर अदालतें उसको कानून फेस करना पड़ रहा है तो सर फिर उसमें मौजूदा हुकूमत का क्या काम है? भट्ट साहब आपने इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर चुका है। ये काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से आगाह किया है। इब्तदाई फहरिस्तें 10 अक्टूबर को जारी की जाएंगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ सदफ अफजल से। सदफ, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है, इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा 54 दिन का। जी रिजवान, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए जो इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम शुरू किया गया था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी करेगा। शेड्यूल के मुताबिक ये इब्तदाई फहरिस्त जो है वो पहले 10 अक्टूबर को जारी होना थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया है। रीशेड्यूल किया गया था हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त शाया होनी थी। इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसील जारी होने के बाद फिर 26 अक्टूबर तक इस पे एतराज़ात जो हैं वो वसूल किए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक एतराज़ात पर समाअत 25 नवंबर तक होगी, जिसके बाद हतमी जो इंतखाबी फहरिस्तें होंगी उनकी इशाअत 30 नवंबर तक की जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा और आम इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदफ अफजल, आप तफसीलात से मैं आगाह कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। ये काम 10 अक्टूबर को मुकम्मल होना था, हम 15 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने यह काम मुकम्मल कर लिया है। इब्तदाई फहरिस्तें कल जारी की जाएंगी, हल्का बंदियों की तफसीलात कल जारी की जाएंगी, जिसके बाद 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की इशाअत की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त दिया जाएगा। और इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो सकते हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। रेज करना या वैसे हालांकि मेरा ख्याल ये है कि वो जो फैसला आया था, अब ये अगेन मेरा ख्याल है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो फैसला आया था फॉरेन फंडिंग केस वाला, अगर आप उसको देखें और जो उसमें रिकमेंड किया गया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, चुप करके बैठे रहे कि इंतखाबी निशान खत्म हो जाए। जी जी। और फिर जो है उन्होंने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी उस पर कुछ नहीं कर रही, ज़ाहिर है ये तो वैसे केयर टेकर है, तो वो उस पर वैसे गनी साहब आप बताएं, आप तो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चाहती कि जो कानून पर अमल हो, यानी जो बाकायदा तो फॉरेन फंडिंग में तो बड़ी क्लियर चीज़ें। बट साहब आपने शहबाज, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और सियासी क़यादतों को हम समझने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मैं समझता हूँ, कोई पॉलिटिकल फोर्स, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जेयू अपना PTI हो, आप किसी पॉलिटिकल फोर्स का रास्ता नहीं रोक सकते। आज पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत आ रही है, मैंने इसीलिए आपको कहा और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि PTI इलेक्शन के अंदर मौजूद होगी, उनका इंतखाबी निशान भी मौजूद होगा, इसलिए कि आपके सिर्फ पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं हो रहा, दुनिया की पाकिस्तान पे नज़र है। और पाकिस्तान पे क्यों नज़र है? पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना है। यहाँ पर जमहूरियत फली फूली क्यों नहीं, ये एक लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जैसे मैंने अभी कहा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी इसलिए लगा दी गई थी कि वो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल में मुलव्वस था? नहीं, तारीख में साबित हो गया। जिस शख्स ने फांसी लगाई उसने कहा जी मेरे पे प्रेशर था। नवाज शरीफ साहब को भी कल की बात है कि किसने निकालने के लिए एक प्लान था ना। मैं समझता हूँ इतना खुशकिस्मत आदमी है कि उसकी ज़िंदगी में सारे वो किरदार एक्सपोज हो गए हैं।
ये जो इंतशार की कैफियत पैदा हुई है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, इसलिए कि आप और हम सब स्ट्रगल करते रहे ना आज़ाद अदलिया के लिए, और बात ये कि आपने जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया है वही इदारों पे चढ़ दौड़ा, ठीक है ना, कि आपने आइन और कानून की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे और बिल्कुल आज़ादाना और शफाफ होंगे, और आप इलेक्शन कमीशन के, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि पहली दफ़ा है कि वो 4 अक्टूबर को फिर बुला रहे हैं। देखिए अब 2023 है पीजे मीर साहब, 2023 में इलेक्शंस को 2018 में आप प्रॉपर वो नहीं कर सके, जिस तरह होता है आरटीएस का रुला पाएगी ऐसी ना, तो आप 2023 में कैसे कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप कंट्रोल कर सकते हैं उस तरह से रिजल्ट्स को, जिस तरह से कभी 1990 का इलेक्शन की उन्होंने बात की या 1988 के इलेक्शन की बात की, वैसे होता था। अब तो मेरा ख्याल वैसे मुमकिन नहीं रहा इतना। देखें जी, मिसट्रस्ट हमेशा रहा है, अपार्ट फ्रॉम 1970 इलेक्शंस, हर इलेक्शन के अंदर मिसट्रस्ट रहा है। और इलेक्शन के बाद कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, बिलावल क्यों शोर मचा रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड है हमें। वो भी यही कह रहे हैं कि जी आपने आहद चीमा को रख लिया है और उसको फ़ाद अहमद फ़ाद है, वो वही मैकेनिज़्म अंदर चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उनका जो खदशा है कि ये मनूवर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर जो अभी गनी साहब बात कर रहे हैं, उनका काम है इलेक्शन करवाना, ख़त्म होगी बात। सो ये जितने भी लोग हैं जैसे इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, बिल्कुल, केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है, दैट्स इट। और हर एक को, ये नहीं कि एक बार, हर एक को करना है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आज आप नोट कर लें, अल्लाह करे इलेक्शन जब हो, लेकिन बदकिस्मती से इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये नहीं करेगा इन इलेक्शंस को। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं करेंगे। आपने एक टीजर देख लिया कराची के अंदर, वो जो नाज़मों का इलेक्शन हुआ, हाँ जी बड़े अच्छे होंगे, फलाना होगा, ये होगा, क्या हुआ है? वहाँ भी आपके इल्ज़ामात शुरू हो गए। नहीं, इल्ज़ामात तो सर हर जगह पे रहे, आज भी होंगे। और आप देखेंगे दोबारा ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं और बाकी दीगर कोर्ट्स हैं, आपने इनको उसी के अंदर बिजी रख देना है। फिर वो शुरू करेंगे, हाँ जी हमने 55,000 से 70,000 ठीक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उनकी कहानी अपनी चलती रहेगी, सियासी कहानी एक और चलती रहेगी, और पाकिस्तान को हमने सेकंड रखा हुआ है। भाई पाकिस्तान को फर्स्ट रखो। और ये वक्त है भट्ट साहब, इस वक्त जो मर्जी आप किसी किस्म का एनालिसिस करवा दें, जब तक आज आप एक मुतफ़िका सीट पे और उस पर राय पे नहीं बैठेंगे इलेक्शन से पहले, बिलीव मी जो मैं बात कर रहा हूँ ये वही होगा। मुतफ़िका राय से मतलब थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें क्या ये जी कंसेंसस पे। मीर साहब जो बात कह रहे हैं ना कि 2018 का ये जो इंतखाबात होते हैं, दुनिया के जमहूरी माशरों में इंतखाबात जो है इस्तेकाम का ज़रिया बनते हैं। ओके, एक पार्टी आती है, वो अपना पार्टी का, ठीक है, ये पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और आपको पता है कि ये क्यों शुरू हुआ है। माजी के अंदर 2 पार्टी सिस्टम था, लोग बैठ के केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते थे, रिजल्ट्स भी तस्लीम करते थे। पाकिस्तान के अंदर बट साहब पोलराइजेशन इतनी हो गई है, ये कितनी ख़तरनाक बात है कि आपकी सियासत आपकी मईशत पे असरअंदाज हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कभी मईशत पे सियासत नहीं थी हुई। पाकिस्तान के अंदर से कहा जा रहा है जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन सा माइंडसेट था? भाई इंडिया का है तो हमें समझ आती है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल में पैदा कर दिया गया। पाकिस्तान के, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जी दिन की रोशनी में या रात को आपका दुश्मन आके लाहौर के जना उस पर हमलावर हो जाएगा? कर सकता है कोई तसव्वुर? लॉरिये सोटे लैके निकला ऐसी पैंट दे विच। तो बात ये कि हमें ये हकायक जो है ये भी आपके नाज़रीन को पता चलना चाहिए। हम किसी पार्टी के साथ फरीक नहीं है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, ये बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं फिर कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, क्या हुआ? पंजाब से वो इलेक्शन जीत गए। तो कहते थे कि आपको पता ना कि क्या कुछ हो रहा था 2018 में। जनूबी पंजाब सूबा महाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की थी, मैंने तो की थी। किन्होंने लाके बैठाया था उन्हें? सब कुछ हो रहा था ना। तो नवाज शरीफ फिर भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बना, पंजाब के अंदर से वो इलेक्शन जीत गए, दूसरी बड़ी पार्टी बन गए। और सादा अक्सरियत तो उस वक्त तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिली जो आज हवा बनाया जा रहा है, ना पंजाब में मिली ना मरकज में मिली। उस वक्त तो खैर सादा अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है, फिर जहाज उड़ा तरीन साहब का, तो जहाज नाकाम। देखिए हमें बैठ के ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने सियासी इस्तेकाम से किस तरह हमकनार होना है। इलेक्शन के रिजल्ट तस्लीम करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक शख्स कहे कि मैं इलेक्शन नहीं जीता। आप पिछले 20 साल उठा के देख लें, एक शख्स उठता है वो कहता है जी मैं नहीं मानता। सिर्फ 2018 के मानते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर तक हर बंदे को पता है कि तुम्हारे पीछे कौन था, कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। बुखारी साहब ये बताएं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स तब मौलाना साहब नहीं मान रहे थे,
आपको याद 2018 में मौलाना साहब ने कहा था कि ये असम्बलीज में जाना गलत है, बाइकट कर दें, इस्तीफे दे दें, बाहर आ जाएं। बल्कि वो तो 2021 तक ये कहते रहे कि इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं, लेकिन नहीं हुआ। मियाँ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर रहना मुनासिब ख्याल किया। अच्छा, अब भी अगर कोई फ़र्ज करते हैं इस जो इलेक्शन हमारे होने हैं उसमें अगर कोई भी पार्टी कहती कि हम इन रिजल्ट्स को नहीं मानते, तो पाकिस्तान का क्राइसिस जो है फाइनेंशियल वो मज़ीद गहरा नहीं हो जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? बहुत गहरा हो जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को मजबूत करना पड़ेगा। बहाल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि साख तो थी नहीं जो बहाल होती, लेकिन मजबूत करना पड़ेगा। एक फॉर्म 45 जिसका माजी में हम सुनते रहे, एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है गौहर, कि हर पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो साइंड फॉर्म की कॉपी लें। 222 हल्के हैं, 222 पोलिंग स्टेशन है, 222 आपके पास हैं, 222 मेरे पास हैं, मेरे सिग्नेचर्स मौजूद हैं, ऊपर ऑफिसर्स के सिग्नेचर मौजूद हैं। कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये मजाक भी देखे कि रात को एक उम्मीदवार मिठाइयाँ बांट रहा है कि 4000 वोट और सुबह वो हार गया। मेरा और यहाँ पे यहाँ पे ये भी हमने देखा कि एक कैंडिडेट जीता है, सुबह हारा है, उसने पिटीशन फाइल की है, असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई है, उसकी पिटीशन का फैसला नहीं हुआ। ये मसला तो है। ये मसाइल अपनी जगह पे हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि इंश्योर करना चाहिए कि इस दफ़े आरटीएस नहीं बैठेगा पूरे 7 घंटे के लिए। वैसे बाय द वे रिकॉर्ड की मेरा ख्याल है कायरा साहब लाइन पे हैं, कायरा साहब से बात कर लीजिए, फिर मैं इस पे जी प्लीज 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 जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, अब पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और जो खुर्शीद शाह साहब हैं, कल उनका आपने अगर इंटरव्यू देखा हो और सुना हो अहमद मीर साहब के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और नवाज शरीफ जो है वो COD को भूल गए हैं। ये सर क्या मामला है? क्यों ऐसा आपको लग रहा है? हुकूमत जाने की देर थी और शिकवे शिकायतें शुरू? देखिए भट्ट साहब, इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं, इलेक्शन का अपना एक होता है। गिले शिकवे तो हैं, तो बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को पार्टी ने इख्तियार दिया हुआ है डायलॉग के जरिए मामलात का हल निकालने का, लिहाजा अभी तो हम इसके ऊपर सिर्फ अपना शिकवा आपके सवालों की सूरत में जब आ जाता है तो रिस्पॉन्ड करते हैं, वरना हम इसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं कर रहे कि ये मामला गुफ्तगू के जरिए हल हो ताकि तलखियां ना बढ़े। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो माहौल ना बने। नहीं, बात आप तलखियाँ तो बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, और मैं तो या हम जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते। पाकिस्तान का माहौल सियासी पहले ही बहुत तल्ख है, इसमें मज़ीद तलखियाँ तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप लोग एक हुकूमत का हिस्सा थे तब तक ना कोई शिकवा था ना शिकायत थी, तब तक ना COD के जो है वो उससे फिर जाने का मुकर जाने का कोई बात थी। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है और बिलावल साहब कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में तो नहीं है सर, वो कैसे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती? मैंने यही कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में सवालों के जवाब हम नहीं दे रहे, क्योंकि उससे वो बहस छिड़ती है जो तलखी। हम क्योंकि जरदारी साहब को ये इख्तियार जमात ने दिया हुआ है, लिहाजा हमारी कोशिश है कि तलखी का माहौल ना बने। इसके अलावा आपका कोई सवाल हुआ तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, इसको एड्रेस नहीं कर सकूंगा। सर, ये आने वाले जो इंतखाबात है, जाहिर है कि आपकी पार्टी एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, और इन इंतखाबात में जो अब ज़रा जनवरी के एंड में बताया जा रहा है कि होंगे, उसको आप देख रहे हैं शफाफ इंतखाबात? कोई आपको उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई इतराज़ात हो सकते हैं, उनके नताइज के ऊपर कोई बात हो सकती है? अभी तक आपको ऐसा कोई नज़र आ रहा है किसी पार्टी की फेवर की जा रही हो? गौहर साहब, गुजारिश ये है, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी हल्का बंदियां हो रही हैं, और हल्का बंदियों के अमल का आज आखिरी दिन है, कल उसकी लिस्ट लग जाएगी, देखेंगे क्या होता है। इलेक्शन कमीशन को हम सब ने मिलकर बहुत बाइख्तियार किया है, पर अब इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पे वजन डालना है और इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को बेहतर कराना है, उसको शफाफ बनाना है। पाकिस्तान के वरना माजी के इलेक्शन बाय मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझ ले, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ तो रहे हैं हमेशा ही। अल्लाह करे अब हम एक ऐसा इलेक्शन कराने में कामयाब हो पाए
जिसमें नफरतें कम हो, हम भी मड स्लिंगिंग एक दूसरे पे ना करें, कीचड़ ना फेंकें, बल्कि अपने माजी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है वो लोगों के सामने रख के उनसे वोट मांगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो नफरत की दीवारें हैं उनको कम ही ऊंचा करें, बल्कि ना ही ऊंचा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सलमान गनी साहब आपको बात करना चाह रहे थे। साहब आपने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, पॉलिटिकल मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये बता दें कि नंबर एक तो ये कि क्या इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे और इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कोई मजबूत हुकूमत बन सकेगी? सलमान साहब, इंतखाब तो लेट हो रहे हैं क्योंकि हम तो 90 दिन के 90 रोज में इंतखाब मांग रहे थे ना, लेकिन अब जो डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है उस पर बहरहाल इलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सर आपके ख्याल में 90 रोज से एक्सीड कर रहे हैं तो ये आईनी मुद्दत से बाहर जा रहे हैं, आपका मतलब है? वो तो हो रहा है। तो सर वो जो वो आप लोगों ने मंजूरी दी थी मर्दमशुमारी की और उसके बाद फिर हल्का बंदियां होनी थी, तो वो भी तो एक आईनी तकाजा था सर। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो आईनी तकाजा नहीं है, मैंने तो ये कहा है कि हमारा मुतालबा आइन के तहत 90 रोज में इंतखाब कराने का था। अब अगर दोनों आर्टिकल सामने सामने आ गए हैं तो फिर एक दरमियानी रास्ता निकालना था। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी पहले तो थी जिसका जिक्र हो रहा था, हमारे तहर्रुक पे उन्होंने उसको कम किया है। ये एक अच्छा अमल है। अल्लाह करे हम अब मजीद किसी इम्तिहान में ना पड़े और फिर इलेक्शन करा के एक बेहतरी की कोई आसार तो पैदा कर सके। इन हालात में बज़ाहिर तो नहीं लगता कि हम कोई मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये बात एक बहुत अहम है कि हमने मुल्क को अगर तो जमहूरी निज़ाम के तहत चलाना है, सियासी निज़ाम के तहत चलाना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म के तहत चलाना है, तो फिर उसके अपने तरीक़ाकार हैं। उसको चलने देंगे तो हम उसकी कामयाबी या नाकामी को गेज कर सकेंगे या उससे कोई समरात ले सकेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हाइब्रिड मॉडल चला के माजी में हमने जो समरात लिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई मुख्तलिफ समरात हम ले पाए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने अपना वक्त निकाला। इमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ थे और अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कायरा साहब ने जो बातें की हैं उसके ऊपर अपने जो तजियाकार बैठे हैं उनसे बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वेलकम बैक।
मुबशिर बुखारी साहब, जब कमर ज़मान कायरा साहब लाइन पर आए, उससे पहले आप कुछ बात करना चाह रहे, तो मैं चाहता हूँ तिश्नगी ना रह जाए, ना आपके दिल में, ना हमारे दिल में, ना नाजरीन को, वो बात कंप्लीट कर लें। इत्तेफाक है कि सलमान साहब के सवाल के जवाब में जो उन्होंने फरमाया, मैं वही बात करने लगा था। मसला ये है कि इस्तेहकाम जो है ना, वो पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही लाना है। जैसे सलमान साहब ने भी कहा, माजी में 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम नहीं किए और बाहर जाके बैठ गए, धरना दिया लंबा 2013 में सॉरी। उसके बाद चूंकि उन्हें इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं थे, बाहर जाके बैठ गए। साथ ताहिरुल कादरी साहब आ गए, बाहर बैठ गए। एक इंतहाई प्रेशर था और हम रोज़ ये सोच रहे होते हैं कि ओके कोई गैर आइनी कदम ना आ जाए। यही पॉलिटिकल फोर्सेस थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, जिन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट को इस्तेहकाम बस जी बिल्कुल सारी फोर्सेस जितनी जो पार्लियामेंट के अंदर थी, उन्होंने इस्तेहकाम दिया। अब 2018 में जब नो कॉन्फिडेंस आई है, उसके बाद फिर पीटीआई बाहर जाके बैठ गई है, इस्तीफे दे दिए। और उसके बाद तो इंतहाई खौफनाक किस्म का क्राइसिस, एक इधर से इकनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह पे आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमने देखा कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही इस सारे उसको चलाया, जैसे भी चलाया। वो एक अलहदा और अब जो जितना भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो जो पार्टी लीड कर रही थी उस कोलिशन को, उसके गले पड़ा हुआ। जी देखिए, ये होना था, जो भी लीड करता है उसके गले ही पड़ना था। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट आएगी, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। नफ़रतों को या हेट को उस लेवल तक ना ले जाएं कि कल कलां को आप साथ बैठना पड़े तो मुश्किल हो। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि इलेक्शन जो है उसका इस दफ़े RTS नहीं बैठेगा। इलेक्शन के रिज़ल्ट्स पे बड़ी लेदे होगी। PJ मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी नहीं मानेगा रिज़ल्ट, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि पार्लियामेंट में बैठेंगे और पॉलिटिकली सारे मामलात को हम सॉल्व करेंगे। मुझे यही नज़र आता है। PJ मीर साहब, ये फरमाइए, कायरा साहब बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं, जाहिर है उनकी विजडम पर तो मेरा ख्याल है कि किसी को कोई सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद हम कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बना पाएंगे। ये जो चीज़ है, अगर इस्तेहकाम नहीं आएगा, हुकूमत नहीं बन पाएगी, तो फिर एक तबका ऐसा भी मौजूद है, मैं उसकी हर की सपोर्ट नहीं करता, मैं पहले बता दूं, लेकिन एक तबका ऐसा मौजूद है जो कहता है कि फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है, इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत क्या है, पहले फिर अपनी चीज़ें ठीक कर लें, पहले मैशत ठीक कर लें, उसके बाद इलेक्शन करवा लें। ये भी बात होती है। तो आप क्या समझते हैं, ये अगर इलेक्शन के नतीजे में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, तो फिर दूसरे तबके की बात सुननी चाहिए? आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? देखिए ना, मुल्क ने तो चलना है। हमारी सियासी पार्टीज़ के अंदर इत्तेफाक है ही नहीं है, वो सही बात कर रहे हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। इसमें PTI भी होगी, इसमें PMLN भी है, इसमें PPP भी है। अब बात आती है कि ये जो आपके PDM के जो हैं पार्टीज़, इनका क्या रोल होगा। आपको याद है कि जब पिछली गवर्नमेंट बनी थी PMLN और PPP की, तो मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से, जब उन्होंने फ़ैसला किया था कि मैं तो, बल्कि जहाज़ में उन्होंने बताया था, मैंने फ़ैसला कर दिया है कि मैं निकल रहा हूँ। एंड ही वांटेड PML एक यूनाइटेड, कि जब उन्होंने मुझे कहा था कि शुजात साहब के पास जाओ और परवेज़ लाई के पास कि एक बनाओ, बहरहाल वो नहीं हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे PPP का एक अपना नज़रिया है, PMLN का एक अपना नज़रिया है, और PTI का एक अपना नज़रिया है। एंड डोंट फॉरगेट, PTI वो है जो कि विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, इसमें काफ़ी पैराशूटिस्ट हैं। वो पैराशूटिस्ट जो हैं वो इधर भी ट्राई हो गए हुए, उधर भी ट्राई हो गए हुए, लेकिन इनको चलाने वाला कौन है इस वक्त? जहांगीर तरीन है। तो जहांगीर तरीन या अलीम खान किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन बात वहीं की वहीं आएगी। आप जो मर्जी पॉलिटिकल डिस्कशन एकेडेमिया कर लें, जो मर्जी कर लें, आपने जब तक इसको इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये सारी यूजलेस डिस्कशन। आपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठना है। हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, हम कहते हैं लेवल पॉलिटिकल फील्ड होनी चाहिए, कि जिसके अंदर इन सारों के अंदर ठहराव इतना हो कि एक दूसरे से बात करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। क्योंकि हर एक को पढ़िए, पार में मैं आऊँ, वो PTI को
नहीं जी, जब तक मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगा मैं तो मैं हुकूमत नहीं कुछ नहीं कर करूँगा। सकूंगा। लेकिन जब पहले उनको जिस तरह से भी वो इक़्तिदार में आए 2018 में, अब मतलब इक़्तिदार में तो आ गए ना, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए और पूरी पार्टी उनके साथ थी, हर तरह की सपोर्ट मौजूद थी, मुकम्मल सपोर्ट मौजूद थी। बल्कि हमारे जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, उनका ये कहना था कि अगर 1 पेज नहीं सर, 1 लाइन, वो कहते हैं कि अगर इतनी सपोर्ट हमें मिली होती तो हम पाकिस्तान का जो है ना वो कहाँ से कहाँ ले जाते। खैर सपोर्ट उन्हें फिर भी जितनी की मिली। भट्ट साहब, ये आई थिंक पीटीआई भी रियलाइज करती है, शहबाज इज एब्सोल्युटली राइट, इतनी सपोर्ट मिलती यहाँ और डेवलपमेंट हो जानी थी, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं थी। सो बेसिकली ही इज एब्सोल्युटली राइट। इन्होंने मार खाई है बैड एडवाइस पीटीआई वालों ने। देखो ना, जब हम 9 मई को बार बार हम रिपीट करते हैं, दैट इज बैड एडवाइस, दैट इज द रीजन, यू नो, एन इमर्जिंग प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी गोज डाउन द ड्रेन। तो इस चीज को मैं समझता हूं, अगर तो ये रीसेट हो जाए, नई चिप पड़ जाए, तो आई थिंक वी हैव अ फ्यूचर। अदरवाइज मैच आपका दो पार्टीज का। साहब, इसमें ये जो बात पीजे कर रहे हैं ना, कि इनका प्रेसिडेंट था और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, दोनों ने कहा कि आप डायलॉग करें। आपको पता है डायलॉग हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारा 3 नुकात पे इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन एक शख्स ने कहा कि नहीं, इस डेट को असम्बलियाँ टूटेंगी। सर, डिक्टेशन नहीं होती जमहूरियत में। अगर मैं समझता हूँ कि उस वक्त हर पार्टी के अंदर बड़े, अभी कायरा साहब जो बात कर रहे थे, बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की है उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं की। कहा कि जो जरदारी साहब जो हैं, जो हमने उनको कहा है और उनको टाइम दिया है, तो जब तक उधर से कुछ नहीं आता हम आपकी किसी बात को, मतलब जो बड़ा पॉलिटिशियन होता है ना, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। मतलब उनका कहने का ये था, बड़ा किरदार। मैं आपको एक और हवाला देता हूँ, 2013 के इलेक्शन की बात की है। पख्तूनख्वा में क्या सिंपल मेजॉरिटी थी, पीटीआई के पास नहीं थी। जमात इस्लामी के मैं आपको बताता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बंदे लेके आ गए, नवाज शरीफ साहब और वो मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ये अक्सरियती पार्टी हैं, ये बनाएंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके 6 माह के बाद वो बंदे दोबारा लेके आ गए कि हम अदम-ए-इंतबात की पोजीशन में। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको काम करने दें। देखें, पॉलिटिशियंस को बड़ा रोल अदा करना चाहिए। और मैंने जिन डायलॉग की मैंने बात की है, अगर उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी और 3 लोग जो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो मुज़ाकरात हो जाते तो बड़े एहसन अंदाज के अंदर आपने पेशरफ्त करनी थी। 9 मई नहीं होना था। ये एक क्लिनिक का टिक्का इनके माथे पे लग गया है, जो सारी ज़िंदगी के लिए ये साफ नहीं होगा। इसलिए कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, यार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फांसियां चढ़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट नहीं किया किसी को। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन ये बताइए बुखारी साहब, ये कहा जा रहा है, बल्कि कायरा साहब ने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जी अगर तो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलना है और हाइब्रिड निज़ाम के तौर पे जिस तरह पहले चलाई जाती हैं चीज़ें उस तरह न चलें, तो फिर तो डिलीवरेंस हो सकती है, फिर तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो फिर जैसा है वैसा रहेगा, बल्कि मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो आपके ख्याल में अभी भी कोई इतनी ताकत बची है कुछ तजर्बा करने की कि हाइब्रिड निज़ाम ही चले? पाकिस्तान में तकरीबन, मैं बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान में तमाम जितने भी निज़ाम हैं वो सारे ट्राई हो चुके हैं। हम तजर्बा गाह हैं सियासी, हर वक्त तो कोई ना कोई नया तजर्बा होता है। यहाँ पे हाइब्रिड तो अभी आ गया, उससे पहले हमने यहाँ पे सदारती निज़ाम भी देखा, टेक्नोक्रेट्स माजी में भी हमने देखे, केयरटेकर सेटअप में भी देखे, डिक्टेटरशिप्स भी हमने, तमाम तजर्बा कर लिया हमने, सारे नाकाम। अब एक खालिस्तन जमहूरी तजर्बा भी कर लें जिसमें कोई इंटरवेंशन ना हो, और उसके बाद दूसरा राइट दें। हम सारा इस डिस्कशन में, कायरा साहब ने भी डिस्कशन की, मुझे समझ नहीं आती कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आप लेते हैं अवाम के वोटों से, बैलेट बॉक्स से निकलते हैं अवाम के वोट। आप अवाम तक रसाई हासिल कीजिए, सिर्फ ये डिमांड कीजिए कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड से उनकी मुराद ऐसी ही है शायद। जी, शायद वो ये क्लियर नहीं कर रहे। बिलावल साहब से भी सवाल देखिए जो बात देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बात कर रहे हैं डायलॉग की। देखें, आप एक दफ़ा ये ठीक है, इन्होंने एक तजर्बा ये कर लें, एक एक कदम पीछे आ जाए ना, अपने सियासी मफादात से एक एक कदम पीछे आ जाए, पाकिस्तान को आगे रख लें। भाई आपकी बहाली भी होगी, और आज पाकिस्तान के अवाम तो मसाइल की आग में जल रहे हैं ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। और ये मैं आपको बड़ी तल्ख बात बताने लगा हूँ कि 5 साल में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इक़्तिदार में रही हैं,
हाँ, 22 ठीक करोड़ बात है। अवाम अपोजिशन में रहे कोई हैं। भी नहीं रहा। क्या आपके पास नहीं, है कोई जमात प्रोग्राम? इस्लामी नहीं रही शायद। सिर्फ एक जमात इस्लामी है। देखें वो तो बाकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इक़्तिदार में रही हैं। क्या लोगों को कोई जवाबदेह है? क्या किसी के कोई सियासी केस है कि हमने आपके लिए ये किया है? बात है, इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए। डेमोक्रेसी वही है जिसमें आप जमहूर के मसाइल का हल पेश करें और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखें बिजली के बिल जिनके घरों में गए ना, आपको पता नहीं, जिनके चूल्हे बुझ रहे और दिल जल सर, रहे हमें हैं। अच्छे मैं तरीके से समझता हूँ पता है, हम जाहिर है कि बहुत नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए मैं कायरा साहब को क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मुझे बड़ी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा जी कि हम बैठ के बात कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इसलिए कि उनको पता है कि आगे आने वाले हालात क्या हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आगे मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती, ये मुस्तहकम हुकूमत बना सकते हैं। और बात यह कि कौन नहीं बनाना चाहेगा, कि जो होता है ना सोलो प्रवास का तजर्बा करके आपने देख लिया ना, वो तजर्बा अच्छा नहीं हुआ, ना मुल्क के लिए अच्छा हुआ, ना अदारों के लिए अच्छा हुआ, ना आवाम के लिए अच्छा मुबश्शिर हुआ। बुखारी साहब इन्होंने मैं एक पंच लाइन सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जमहूरी कुव्वतें जमहूर को समझें, ये देखती हैं कुछ कुव्वतों की तरफ ताकत में आने चोर के दरवाजे जी, लिए। सीधी जिस सीधी दिन ये उस तरफ देखना बंद करेंगी और अवाम की कुव्वत से इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगी, तो उस वक्त पाकिस्तान एक प्योर डेमोक्रेसी देखेगा। और उसके लिए कम अज़ कम ये कायरा साहब का जो है माइंडसेट बड़ा अच्छा है, लेकिन इन लीडरशिप को अपने टॉप लीडर से बात करनी पड़ेगी कि जनाब अवाम तक पहुँचिए। वो ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो नारा मेरा ख्याल है पीटीआई वाले चुरा के ले गए हैं। एंड पे तो वो बिल्कुल ही आप देखें जिस तरह अवाम को मोटिवेट करते रहे। चेयरमैन पीटीआई जो जेल में है इस वक्त, अब एक बड़ी टैसिट बात जो है ना सर, वो मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए अवाम की बात अपोजिशन में रह के करना तो बहुत आसान है। अब बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल जो हैं वो कम करना असल बात है। अभी इन्होंने बात की बिजली के बिलों की भी, और मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। मैं गनी साहब इस पर आपका कमेंट, लेकिन एंड पे जाऊंगा। एंड पे प्लीज मैं चाहता हूँ जरा बुखारी साहब थोड़ा सा बता दें और पीजे मीर साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना सर, वो लोग हाथ में पकड़ कर जो सारे का सारा ब्लेम डाल रहे हैं, जिसके ऊपर वो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, आप लोग जानते हैं। इन बिलों और इन महंगाई के साथ अब समझते हैं कि कोई तारीखी इस्तकबाल हो सकेगा मियां साहब का? देखिए मैं थोड़ा सा ना कड़वी हकीकत आपसे व्हाट्सअप बयान करता हूँ। माजी में भी जब मियां साहब तशरीफ़ लाते रहे हैं, एक बेंच मार्क हमने बना दिया था माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के इस्तकबाल का, वो बेंच मार्क हमारी नज़रों में भी है। तो मियां साहब की देखिए उनसे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन वो सड़कों पे आके एक्सप्रेस करने वाले लोग लीडरशिप का काम था। और 2 दफ़े जब भी वो आए, एक दफ़े जब वो जेल में पीजे साहब जब साथ थे, उस वक्त भी हमें वो चीज़ क्राउड नज़र नहीं आया। हालांकि वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमदर्दी का वो नज़र आना चाहिए था, जब बेगम कुलसूम नवाज़ हॉस्पिटल में थी, लेकिन फिर भी इनकी लीडरशिप की फेलियर थी और अवाम भी उस तरीके से नहीं पहुँच पाई। मुझे नहीं लगता, अगरचे बहुत दिन रात मेहनत हो रही थी कि और नहीं पहुंची ऐसी जी, तो वो वही मसला जो भी हुआ, लीडरशिप की बात ही मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी आप तो पेट्रोल की बात करें, मैं पीटीवी आया हूँ, पीटीवी से मुझे 1-2 और चैनल्स वालों ने बुलाया, तो मैंने कहा भाई स्काइप पे कर लीजिए, पेट्रोल बड़ा महंगा है। ये मैं एक मिडिल क्लास बंदा आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें भी जाते हुए प्रॉब्लम हो जाती है, तो अवाम इस्तकबाल करे। हाँ, नवाज शरीफ साहब से उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो आने के बाद अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो शायद डिलीवर कर पाएँ। देखिए फिर मैं आपको 2013 टू 2018 ले जाऊँ, आज भी PMLN जो बयानिया बना रही है वो सारा उसके कि ये बेस्ट था 72 ईयर्स में, उस वक्त तक 72 ईयर्स थे। ना भूलिए कि एक अपोजिशन पार्टी बाहर आपके लिए टफ टाइम आपको दे रही थी और बाकी जमातें आपके साथ खड़ी थी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जब पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके काम करती हैं तो कुछ ना कुछ डिलीवर करती हैं। और मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, इसलिए मैं होप करता हूँ कि अवाम पहुँचे ना पहुँचे, हमें फ्यूचर के इलेक्शंस पे उसके नताइज को तस्लीम करने पे और उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट की, ना सिर्फ हम जर्नलिस्ट का काम है अकाउंटेबिलिटी करना, ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करें बल्कि उन्हें प्रेस करें कि अवाम की बेहतरी और बहबूद के लिए कुछ काम करें और ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएं। पीजे मीर साहब, आप देखते हैं कि मियां साहब वापस आएंगे, और देखिए जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल जो जोर दे रही है ना, अभी मरियम बीबी वापस आ रही हैं
और वो इसीलिए आ रही हैं कि इस्तकबाल जो है ना बहुत एक ज़बरदस्त हो जाए और तारीखी हो जाए। आप देखते हैं कि वो मोटिवेट कर पाएंगे लोगों को और वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में 10 अप्रैल 1986 जैसा समा होगा? देखिए, वो तो एक आउटस्टैंडिंग, आपने एक स्पेक्टेकुलर, आपने एक व्यू देखा था, और मैं उसमें क्रेडिट देता हूँ जहांगीर बदर को कि जिसने बहुत काम किया था उसके अंदर। यहाँ वो लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ PMLN के अंदर भी फैक्शंस बन गए हुए हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हुए हैं, और इन फ्रैक्चर्स को मैं समझता हूँ कि अगर कोई ठीक कर सकता है वो एक ही आदमी है, मियां नवाज शरीफ। और वो मियां नवाज शरीफ और के वो अलावा कैसे, हाँ। और वो कैसे आने से पहले वो कहें कि मैं ये इक़दामात करूँगा आपके लिए, जो अब आपने बिल का, बिजली के बिल, पेट्रोल की और दूसरी कीमतों की आपने बात की है, यही अगर वो अगर एक का मैं समझता हूँ एक का नैरेटिव अपना दे दें, लोग निकलेंगे। लोगों को उम्मीद चाहिए, लोगों के पास उम्मीद नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगली हुकूमत जो आएगी भी ना, वो शायद 4 महीने भी ना चला सके इस मुल्क को, कोई पता नहीं, फिर स्नैप इलेक्शंस हो जाए। वी डोंट नो, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक हालत इतनी है, पहले आप 70% पे आप डेट सर्विसिंग है, अब 100% डेट सर्विसिंग कर रहे हैं। आप पैसा कहाँ से लाएंगे? डॉलर कहाँ गया है? पाउंड कहाँ गया है? आप किस तरह अपने आप को रिकवर करेंगे? एक्सपोर्ट्स आपके ऊपर ड्रॉप है, इंपोर्ट्स आपने बंद कर दिए हैं, पार्ट्स आपके यहाँ पर मंगवाए हुए हैं पहले, उनकी रिप्लेसमेंट है कोई नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो मुझे बताएं इस मुल्क को किस तरह चलाएंगे आप? अच्छा, ये गनी साहब आप क्या समझते हैं? मेरा सवाल वही है सर, मियां साहब का इस्तकबाल देखिए, तारीखी, मैं आपको थोड़ा सा ना, यानी वो कहता हूँ मैं कि मियां साहब आए, मैंने बिजली के बिलों, शरीफ आएगा तो लगे पता मैंने जाएगा। बिजली के बिलों की बात किसे लगेगा आप बता दें। मैं बताता हूँ, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक दफ़ा वो हमारा एक ऑफिस बॉय था, मैंने ज़फ़र उसका नाम था, नवाई वक्त में, उसने, ये मैं आपको 98 की बात बता रहा हूँ, उसने कहा कि ये मेरा 8,000 का बिल आया, 12,000 रुपये उसकी सैलरी थी। मैं गया नवाज शरीफ के पास, मैंने कहा मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, गरीब की पहुंच से बिल बाहर हो गए, 30% लेस किया था। याद करें, ये पॉलिटिशियन होता है, जब पॉलिटिशियंस के रूट्स लोगों में होते हैं ना, वो अपने आप को जवाबदेह समझता है। तो फिर अब आपने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे इस्तकबाल, नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आ रहे हैं। नवाज शरीफ अगर 1.5 साल पहले आता, भाई नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था ना कि आपने ये अपना अदम एतमाद कर लिया, आप लोगों के अंदर जाए। 16 माह के अंदर क्या कोई एक पार्टी कह सकती है कि हमने लोगों को कोई रिलीफ दिया है? लोग नवाज शरीफ को इसलिए समझते हैं, मैं आपको एक हवाला देता हूं कि उनके वालिद मोहतरम थे मियां शरीफ। ये बतौर चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बताया कि मेरे बाप ने मुझे कहा था कि किचन की 7 चीज़ें कभी महंगी ना होने देना, लोगों में तुम्हारी मकबूलियत भी रहेगी, हुकूमत भी कायम रहेगी। भट्ट साहब, आज किचन की 7 चीज़ें ही सबसे महंगी हैं। आज गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब वो ताकत अवाम से लेती हैं ना, फिर वो जवाबदेह भी होती हैं, फिर एक एहसास भी होता है। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा केस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ आके एक बड़ा रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। बात है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के, जो मुबशर साहब भी बात कर रहे हैं, भाई आप पहले पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज़ पे तो यकसू हो ना। अगर जमहूरियत ही डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर लोग सड़कों पे आएंगे, फिर इलारकी होती है। तो नवाज शरीफ साहब को आज भी मैं समझता हूँ कि लाहौर के अवाम नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के वजह से एक जज्बाती एक उनके साथ तल्लक रहा है। नवाज शरीफ लाहौर की गलियों में फिरता रहा है ना। व्हाट्सएप, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। ये सलमान गनी साहब की उम्मीद है और उनका ये कहना है कि लाहौर के लोग नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन मियां साहब को नाराज़ नहीं करेंगे। वो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि लाहौरिये जो हैं वो अपने लीडर को ज़रूर वेलकम करेंगे। ये सलमान गनी साहब की उम्मीद है। अब देखते हैं ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं होती। ये हमारा आज का प्रोग्राम था और अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।